हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा वीडियो एसएसटी पेडागोजी से है। इस वीडियो में हम एसएसटी पेडागोजी के 16 क्वेश्चन से लेकर के 30 क्वेश्चन तक कराने जा रहे हैं, जो कि सीटेड पेपर सेकंड यानी जो सेकंड वाला पेपर है सीटेड पेपर, तो उसके लिए सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए चलिए देखिएगा। इसमें 16 नंबर क्वेश्चन ये है कि एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका जो कि अक्सर वस्तुनिष्ठ प्रकार वाला रूपात्मक आकलन करती है, लेकिन उसे उसके द्वारा विकसित परीक्षण की विश्वसनीयता पर शंका है। अब इस प्रकार के आकलन की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए तो क्या करना चाहिए, यानी उसकी जो है तो उसकी परीक्षण की विश्वसनीयता पर शंका है। अब उसे जो है इस प्रकार के आकलन की जो है विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए तो उस शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो आइए देखिएगा ऑप्शन में। तो पहला वाला है कि यह पता लगाना चाहिए कि अन्य शिक्षक क्या करते हैं, यानी वो उसे जो है अपनी विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए तो ये पता लगाना चाहिए कि अन्य शिक्षक जो हैं तो वो क्या करते हैं। या नेक्स्ट वाला देखिएगा कि प्रश्नों की संख्या बढ़ाना चाहिए, यानी शिक्षिका को अपनी विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए तो प्रश्नों की संख्या को बढ़ा देना चाहिए। या अगला वाला देखिएगा कि मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग करना चाहिए। या नेक्स्ट वाला है फोर्थ वाला देखिएगा कि एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित उदाहरण स्वरूपी पुस्तिकाओं में दिए गए प्रश्नों का प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए कि एक शिक्षिका जो है तो अपनी विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए तो उसे मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग करना चाहिए, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि वर्तमान स्कूल आधारित आकलन में तो पारंपरिक बाह्य परीक्षा की किस विशेषता को शामिल नहीं किया जाता। यानी वर्तमान में जो है तो स्कूल आधारित आकलन में, स्कूल आधारित गणना में तो पारंपरिक बाह्य परीक्षा की तो किस विशेषता को शामिल नहीं किया जाता है। तो आइए देखिएगा कि कौन सी विशेषता को तो शामिल नहीं किया जाता है। तो आइए चलिए देखिए। पहला वाला ऑप्शन है कि विद्यार्थियों की आवश्यकताओं पर विचार करना, यानी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं पर विचार करना, तो इस विशेषता को जो है शामिल नहीं किया जाता है। या अगला है कि एक दूसरे के निकट शिक्षार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के बीच सौहार्द, यानी इस विशेषता को शामिल नहीं किया जाता है। या अगला वाला ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए कि सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अधिगम पर बल, यानी सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अधिगम पर बल, इस विशेषता को जो है तो ध्यान में नहीं रखा जाता है या शामिल नहीं किया जाता है। या अगला वाला है कि अधिगम के केवल शैक्षिक पक्ष पर बल। तो देखिए कि वर्तमान स्कूल आधारित आकलन में तो पारंपरिक बाह्य परीक्षा की इसमें पूछा गया कि किस विशेषता को जो है तो शामिल नहीं किया जाता है। तो देखिए कि अधिगम के केवल शैक्षिक पक्ष पर बल, यानी अधिगम के केवल शैक्षिक पक्ष पर बल, तो इस विशेषता को जो है तो शामिल नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन है कि संक्रियात्मक मूल्यांकन निम्नलिखित के लिए अनुपयुक्त है। अब अनुपयुक्त पूछा गया है कि संक्रियात्मक मूल्यांकन तो ये किसके लिए अनुपयुक्त होगा। तो आइए देखिए किसके लिए अनुपयुक्त है। तो पहला है ग्रेड का निर्धारण करना, यानी संक्रियात्मक मूल्यांकन तो ग्रेड का निर्धारण करने के लिए अनुपयुक्त है। या अगला वाला है कि विद्यार्थी के सीखने की सारांशीकरण करना, यानी इसके लिए अनुपयुक्त होगा। या थर्ड है कि प्रस्तावित सत्र के अंत में मूल्यांकन करना। या फोर्थ वाला देखिएगा कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रगति का आकलन। तो देखिए कि संक्रियात्मक मूल्यांकन तो इसमें कहा क्या गया है, देखिएगा कि किसके लिए, निम्नलिखित के लिए तो अनुपयुक्त है, यानी किसके लिए अनुपयुक्त है संक्रियात्मक मूल्यांकन। तो देखिए कि संक्रियात्मक मूल्यांकन जो है तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रगति का आकलन, यानी इसके लिए जो है तो अनुपयुक्त है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा कि पोर्टफोलियो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है क्योंकि। तो देखिए कि पोर्टफोलियो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है तो क्योंकि यह देखिएगा क्या करता है। तो पहला वाला है तो विद्यार्थियों में कौशल के विकास को इंगित करता है, यानी पोर्टफोलियो जो है तो ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है क्योंकि यह जो है तो विद्यार्थियों में कौशल के विकास को इंगित करता है। या अगला वाला ऑप्शन है कि अनिवार्य है, यानी ये महत्वपूर्ण माध्यम है क्योंकि यह जो है तो अनिवार्य है। या अगला वाला देखिए कि थर्ड वाला है कि क्रियान्वित करना सरल होता है। या फोर्थ है कि न्यूनतम सूचना प्रदान करता है। तो चलिए देखिए कि पोर्टफोलियो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है क्योंकि यह जो है तो विद्यार्थियों में कौशल के विकास को इंगित करता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।
अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा कि सरकार एवं इसके कार्यों की चर्चा अक्सर अतिवादी विचारों की तरफ ले जाती है। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह, अतः शिक्षक को देखिएगा क्या करना चाहिए कि वह क्या करे कि सरकार एवं उसके कार्यों की चर्चा जो है तो अक्सर अतिवादी विचारों की तरफ ले जाती है। तो अतः एक शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे। तो पहला वाले ऑप्शन में देखिएगा कि शिक्षक को क्या चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इस पर किसी भी वाद विवाद अथवा चर्चा से बचें, यानी एक शिक्षक को जो है तो ऐसे विचारों पर, ऐसे अक्सर जो अतिवादी विचारों की तरफ ले जाती है, तो एक शिक्षक को चाहिए कि वह इस पर जो है तो किसी भी वाद विवाद अथवा चर्चा से बचे। या अगला वाला है कि सरकार के तौर तरीकों की आलोचना करे, यानी एक शिक्षक को जो है तो वो सरकार के तौर तरीकों की आलोचना करे यानी निंदा करे। या अगला है कि न्यायिक सक्रियता, यानी न्यायिक सक्रियता के लिए दलील दे, यानी जुडिकल एक्टिविज्म के लिए तो है तो वो दलील दे एक शिक्षक जो है। या अगला वाला है कि उपदेशात्मक क्रियाओं की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ अंतः क्रियाओं का आयोजन करे। तो देखिए कि एक शिक्षक को क्या करना चाहिए जब एक सरकार जो है, सरकार कार्य योजना चलाती है, कार्य करती है, तो उसके कार्यों की चर्चा जो है तो अक्सर अतिवादी विचारों की तरफ ले जाती है। तो एक शिक्षक को इसमें कहा गया है कि एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो देखिएगा ऐसी स्थिति में एक शिक्षक को चाहिए कि वह उपदेशात्मक क्रियाओं की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ अंतः क्रियाओं का आयोजन करे, यानी उपदेश देने के अलावा उपदेश कम दे, जबकि जो है उपदेश देने के अलावा तो वो क्रियाओं की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ अंतः क्रियाओं का आयोजन करे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा कि संविधान पर चर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि इनकी चर्चा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में की जाए ताकि छात्र जो हैं तो जागरूक हो सके। तो आइए देखिए कि संविधान पर चर्चा करते समय तो यह महत्वपूर्ण है कि इनकी जो चर्चा है वो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में की जाए। संविधान की चर्चा जो है तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में की जाए ताकि छात्र जागरूक हो सकें कि। तो पहला वाला है कि देखिए कि लोकतंत्र की जड़ें भारत में है, यानी छात्र इसलिए जागरूक हो सके कि लोकतंत्र की जड़ें जो है तो वो भारत में है। या अगला वाला है कि प्राचीन भारत में गणतंत्र फल फूल रहा था। या नेक्स्ट वाला देखिएगा कि उपनिवेश के विरुद्ध संघर्षों का इस पर गहरा प्रभाव है। या अगला वाला देखिए, यानी अगला वाला ऑप्शन है कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे पुराना संविधान है। तो देखिए कि संविधान पर चर्चा करते समय तो यह महत्वपूर्ण है कि इनकी चर्चा जो है तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में की जाए ताकि छात्र जागरूक हो सके। तो छात्र इसलिए जागरूक हो सके क्योंकि जो है तो प्राचीन भारत में गणतंत्र जो है तो फल फूल रहा था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रभावकारी चिंतन व्यवहार के संदर्भ में सत्य है। अब इसमें कहा गया है कि जो है कौन सा कथन जो है तो वो सामाजिक विज्ञान शिक्षण में तो प्रभावकारी चिंतन व्यवहार के संदर्भ में सत्य है। तो देखिए कौन सा जो है तो सत्य है। तो पहला वाला है कि चिंतन को सैद्धांतिक ढांचे की ऐसी कड़ियों को निकाल देना चाहिए जो पूछताछ करने तथा समस्या समाधान को सीमित करती हो। या अगला वाला है कि अध्यापक को विश्वास तथा प्रत्येक अधिगम स्थिति के प्रति नमनीय वातावरण का निर्माण करना चाहिए। या नेक्स्ट है कि समवयस्क शिक्षण ध्यान से करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक तथा विद्यार्थियों की अपनी वैचारिक क्षमता प्रभावित होती है। या अगला वाला है कि चिंतन प्रक्रिया को ऐसे विद्यार्थी में निवेश को नकार देना चाहिए जो कक्षा में अनुशासन के लिए शिक्षण पद्धति को चुनौती देता है। तो आइए देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि कौन सा कथन जो है तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रभावकारी चिंतन व्यवहार के संदर्भ में सत्य होगा। तो देखिएगा कि प्रभावकारी जो है संदर्भ में सत्य कौन सा होगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि अध्यापक को विश्वास तथा प्रत्येक अधिगम स्थिति के प्रति नमनीय वातावरण का निर्माण करना चाहिए, यानी ये कथन जो है तो ये सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो इसका 23 नंबर वाला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रगतिशील शिक्षा का आयाम है। अब इसमें सामाजिक विज्ञान की कक्षा में तो प्रगतिशील शिक्षा का आयाम पूछा गया है कि कौन सा है। तो देखिए कि कौन सा आयाम प्रगतिशील शिक्षा का आयाम है। तो पहला है शिक्षार्थियों को अलग करना, यानी शिक्षार्थियों को अलग कर देना। तो ये सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रगतिशील शिक्षा का आयाम होगा। या अगला है कि प्रकार्यात्मक बुद्धि,
या परीक्षा में अंक लाने पर बल देना, या अगला वाला है कि बहुलता और विविधता के लिए सम्मान। तो इसमें देखिए कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में तो प्रगतिशील शिक्षा का आयाम ये है कि बहुलता और विविधता के लिए सम्मान, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित आकलन का अनुपयुक्त वर्णन है, यानी कौन सा विकल्प जो है तो वो विद्यालय आधारित आकलन का अनुपयुक्त वर्णन है। तो पहला वाला है कि यह गैर शैक्षिक पक्षों को सम्मिलित करता है, यानी ये जो है विकल्प तो विद्यालय आधारित आकलन का अनुपयुक्त वर्णन है। या अगला वाला है कि यह सभी पक्षों को सम्मिलित करता है, या थर्ड वाला है कि यह केवल सहगामी पक्षों को सम्मिलित करता है। या अगला वाला देखिएगा 4th नंबर वाला देखिए कि यह शैक्षिक पक्षों को सम्मिलित करता है। तो इसमें देखिए कहा क्या गया है कि कौन सा जो है विकल्प तो विद्यालय आधारित आकलन का अनुपयुक्त वर्णन है। तो अनुपयुक्त वर्णन ये है कि यह जो है केवल सहगामी पक्षों को सम्मिलित करता है, यानी ये जो है तो अनुपयुक्त वर्णन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि सतत और समग्र मूल्यांकन के अनुसार आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सबसे उपयुक्त है। अब सतत और समग्र मूल्यांकन के अनुसार कहा गया है कि आकलन के बारे में तो निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य जो है तो सबसे उपयुक्त उद्देश्य है। तो पहला वाला देखिए कि विषय वस्तु के बारे में विद्यार्थियों के प्रत्यास्मरण का परीक्षण करना, यानी सबसे जो है उपयुक्त उद्देश्य तो ये होगा। या अगला वाला देखिए कि विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना। या नेक्स्ट है यानी 3rd नंबर का देखिएगा कि विद्यार्थियों की तुलना पर उनकी रैंक निर्धारित करना, यानी विद्यार्थियों की तुलना पर तो विद्यार्थियों की जो है रैंक निर्धारित करना या विद्यार्थियों को अंक देकर प्रेरित करना। तो देखिए कि सतत और समग्र मूल्यांकन के लिए तो के अनुसार तो आकलन के बारे में तो सबसे जो सही उद्देश्य तो इसमें कहा गया है कौन सा उद्देश्य जो है तो सबसे उपयुक्त उद्देश्य है। तो सतत और समग्र मूल्यांकन के लिए सबसे उपयुक्त उद्देश्य पूछा गया है कौन सा होगा। तो सबसे उपयुक्त उद्देश्य यह है कि विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तकें बच्चे को संसार के प्रति शिक्षा को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में से तो किस पद्धति का उपयोग करती हैं। अब देखिए कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन जो है तो ये पाठ्य पुस्तकें तो बच्चे को संसार के प्रति शिक्षा को संदर्भित करने के लिए तो निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करती हैं। तो आइए देखिए कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन किस पद्धति का उपयोग करती हैं। तो पहला है कि वह इस संदर्भ में किए गए अनेक सर्वेक्षणों के निष्कर्षों का उदाहरण देती हैं। या अगला वाला है कि वह ध्यान भंग होने से बचने के लिए कम तस्वीरों को सम्मिलित करती हैं। या नेक्स्ट है कि वह चतुराई से भारतीय व्यक्तियों के सामाजिक और राजनीतिक जीवन को समृद्ध करती हैं। या नेक्स्ट वाला है कि वे ग्रामीण और शहरी उदाहरणों के सम्मिश्रण के अनेक केस अध्ययनों एवं वर्णनों का प्रयोग करती हैं। तो देखिए कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तकें तो बच्चे को संसार के प्रति शिक्षा को संदर्भित करने के लिए तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करती हैं। तो ये पद्धति हो जाएगी कि वे ग्रामीण और शहरी उदाहरणों के सम्मिश्रण के अनेक केस अध्ययनों एवं वर्णनों का प्रयोग करती हैं, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब अगला वाला देखिए कि समूह शिक्षण। तो समूह शिक्षण क्या है। तो पहला है कि संसाधनों रुचि व विशेषज्ञता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूह द्वारा शिक्षण है, यानी समूह शिक्षण जो है तो ये संसाधनों रुचि व विशेषता का इष्टतम उपयोग करने हेतु तो शिक्षकों के समूह द्वारा शिक्षण है। या अगला वाला देखिए कि शिक्षकों की अनुपलब्धता से निपटने का एक उपाय है, यानी समूह शिक्षण जो है तो ये शिक्षकों की उपलब्धता से निपटने का एक उपाय है, यानी शिक्षक जो अनुपस्थित हैं तो उससे निपटने का एक उपाय है। या अगला वाला है कि स्कूल में शिक्षकों के समूहों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है, यानी समूह शिक्षण जो है तो स्कूल में शिक्षकों के समूहों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है। या नेक्स्ट वाला है कि विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार छोटे समूहों में बांटकर शिक्षण है, यानी समूह शिक्षण जो है तो विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार तो छोटे समूहों में बांटकर शिक्षण है। तो देखिएगा कि विद्यार्थियों से अलगाव नहीं करना है। तो देखिए समूह शिक्षण क्या है कि ये जो है संसाधनों रुचि व विशेषज्ञता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों द्वारा शिक्षण है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।
अब 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक कक्षा में कुछ आदिम जनजाति के बच्चे भी शामिल हैं। एक कक्षा है, एक क्लास है, तो उसमें कुछ बच्चे जो हैं तो वो आदिम जनजाति के हैं तथा इसके कारण उस कक्षा में सांस्कृतिक विविधता का माहौल है। अब शिक्षक द्वारा इसका प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने हेतु तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त होगा। यानी एक कक्षा है तो उसमें कुछ बच्चे जो हैं तो वो आदिम जनजाति के हैं। अब इसमें क्या होता है कि सांस्कृतिक विविधता का माहौल हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में यानी ऐसी स्थिति में तो एक शिक्षक द्वारा सबसे प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने हेतु तो कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त होगा। तो वही देखिए, तो पहला है कि विद्यार्थियों से अपनी संस्कृति और उनके द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान अथवा सम्मानित बिंदुओं से जुड़े प्रकरणों पर क्रियात्मक शोध करने के लिए कहना। या अगला है कि आदिम जनजात शिल्प कृतियों और पोशाकों को प्रदर्शित करना। या नेक्स्ट है कि आदिम जनजात के विद्यार्थियों से कहना कि वे अपनी जनजात के बारे में बताएं और पढ़ाए जाने वाले प्रकरणों के साथ उसे जोड़ना। या नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता आंदोलन के बिरसा मुंडा जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका को उजागर करना। तो देखिए कि एक कक्षा में जो है तो कुछ आदिम जनजात के बच्चे हैं, तो ऐसी स्थिति में तो उसमें क्या होता है कि सांस्कृतिक विविधता का माहौल हो जाता है। अब शिक्षक को इसका प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने हेतु तो कौन सा तरीका इसमें उपयुक्त करना चाहिए। यानी एक शिक्षक को तो कौन सा तरीका अपनाना चाहिए कि जिससे जो है सारे बच्चे एक समान रह सकें, एक समान शिक्षा ग्रहण कर सके एक क्लास में। तो इसमें सबसे उपयुक्त तरीका यही होगा कि विद्यार्थियों से जो है अपनी संस्कृति और उनके द्वारा अधिक मूल्यवान अथवा सम्मानित बिंदुओं से जुड़े प्रकरणों पर क्रियात्मक शोध करने के लिए कहना। यानी एक शिक्षक को क्या करना चाहिए कि वो अपने विद्यार्थियों से कहे कि वो अपनी संस्कृति, यानी उसमें जो है तो आदिम जनजात के भी बच्चे शामिल हैं, तो ऐसी स्थिति में एक शिक्षक को ये करना चाहिए कि वो अपने विद्यार्थियों से कहे कि वो अपनी संस्कृति और उनके द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान अथवा सम्मानित बिंदुओं से जुड़े प्रकरणों पर क्रियात्मक शोध करने के लिए कहना। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि सामाजिक समानता पढ़ाते हुए शिक्षण का सबसे उपयुक्त उपागम होना चाहिए। अब सामाजिक समानता पढ़ाते हुए तो शिक्षण का सबसे उपयुक्त उपागम पूछा गया है कि क्या होना चाहिए। तो पहले वाले ऑप्शन में ये दिया गया है कि समुदायों से अनुभवों के दृष्टांत देना जो बच्चे का सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश बनाते हैं। यानी सबसे उपयुक्त उपागम ये होगा कि समुदायों से अनुभवों के दृष्टांत देना जो बच्चे का सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश बनाते हैं। या अगला वाला है कि अस्पृश्यता के व्यवहार की विस्तार से व्याख्या करना। या नेक्स्ट है यानी थर्ड है कि संकल्पना को व्याख्यायित करना जैसा पाठ्य पुस्तक में वर्णन किया गया है। या अगला वाला देखिएगा कि सामाजिक समानता से जुड़ी पाठ्य सामग्रियों की समीक्षा के लिए विद्यार्थियों को परियोजना कार्य देना। तो देखिए कि सामाजिक समानता पढ़ाते हुए शिक्षण का सबसे उपयुक्त उपागम पूछा गया है कि कौन सा उपागम सबसे सही उपागम होगा, सबसे उपयुक्त उपागम होगा सामाजिक समानता पढ़ाते हुए। तो देखिए कि सामाजिक समानता पढ़ाते हुए सबसे उपयुक्त उपागम ये होगा कि समुदायों से अनुभवों का दृष्टांत देना जो बच्चे का सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश बनाते हैं। यानी सबसे उपयुक्त उपागम यही होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आइए देखिए सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 है, 30 नंबर का है यानी 30 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक राजतंत्र पढ़ाते समय सामाजिक विज्ञानों की शिक्षिका अपनी कक्षा से बातचीत करने के लिए स्थानीय कॉलेज से राजनीतिक विज्ञान के विशेषज्ञ को आमंत्रित करती है। अब इससे पहले कि विशेषज्ञ उसकी कक्षा से बातचीत करे शिक्षिका को, तो शिक्षिका को क्या करना चाहिए। देखिए कि लोकतांत्रिक राजतंत्र पढ़ाते समय तो सामाजिक विज्ञानों की शिक्षिका जो है तो अपनी कक्षा से बातचीत करने के लिए स्थानीय यानी पास के कॉलेज से तो राजनीतिक विज्ञान के विशेषज्ञ को आमंत्रित करती है। एक राजनीतिक विज्ञान के विशेषज्ञ को तो वो आमंत्रित करती है। अब इससे पहले कि विशेषज्ञ उसकी कक्षा से बातचीत करे तो शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो पहला वाला ऑप्शन है कि शिक्षिका, तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसकी साझेदारी उनके साथ करनी चाहिए। यानी शिक्षिका को तो किसकी साझेदारी उनके साथ करनी चाहिए। तो पहले वाले ऑप्शन में देखिए कि कक्षा में कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो आरक्षित श्रेणियों से संबंधित हैं।
यानी इसके साथ साझेदारी उस शिक्षक के साथ, स्थानीय शिक्षक के साथ करना चाहिए शिक्षिका को। या अगला वाला है कि इस प्रकरण के लिए अनुदेशात्मक उद्देश्य करना चाहिए, या कक्षा के लिए प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक अपनाना चाहिए, या नेक्स्ट है कि इस प्रकरण पर आधारित आकलनों का प्रकार करना चाहिए। तो देखिए कि एक शिक्षिका को, यानी जो उन्होंने एक स्थानीय टीचर को बुलाया है, स्थानीय विशेषज्ञ को बुलाया है, तो इसकी साझेदारी करने के लिए उसके साथ जो है इस शिक्षिका को उसके साथ ये करना चाहिए, इस प्रकरण के लिए अनुदेशात्मक उद्देश्य करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड।